गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम खंड खा की पहली इकाई यानी प्रकाशिकी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये हम जानते हैं कि प्रकाश, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। यानी सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग मिले हुए हैं, यानी 7 रंगों का वो मिश्रण है। तो जब वो सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यानी वर्ण विक्षेपण की अगर परिभाषा पूछी जाए तो सीधी सीधी आपको एक लाइन में ये लिखनी है कि जब सूर्य के श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, यानी वो 7 रंगों के अवयवों में बट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये हम पिछले की क्लासों में से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हाई स्कूल में भी है तो वहां भी हमने पढ़ा है इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वही बिल्कुल यहाँ पर यही है, कोई उसमें अंतर नहीं है। तो वर्ण विक्षेपण जैसे मैंने यहाँ पर चित्र में एक प्रिज्म दिखा रखा है और इस प्रिज्म पे ये मैंने डाला है कौन सा, श्वेत प्रकाश और प्रिज्म से गुजरने के पश्चात ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। पीछे क्लास हमने ये भी पढ़ा था, इनके जो विभाजित होने का क्रम है वो क्या क्रम है वो मैं लिखता हूं, आप एक शब्द से जानते हैं। क्रम है VIV GYOR, यानी विवग्योर, जो कि हम पीछे की क्लासों से भी जानते हैं। इनके जो विभाजन का क्रम है वो क्या है, विवग्योर शब्द से हम जानते हैं। इनके नाम जान लीजिए। बी माने बॉयलेट, इंग्लिश नाम है बॉयलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज और R रेड, यानी इस तरह के क्रम में इन प्राप्त होते हैं। अगर हम इनकी हिंदी नाम लें, वॉयलेट यानी बैंगनी, I यानी इंडिगो यानी जामुनी, B ब्लू यानी नीला, G ग्रीन यानी हरा, Y येलो यानी पीला, O ऑरेंज यानी नारंगी और R का मतलब रेड यानी लाल रंग प्राप्त होता है। तो ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इसका कारण आप समझ लीजिए, वर्ण विक्षेपण का कारण हमने पीछे की क्लासों में नहीं पढ़ा है। कारण क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जब निर्वात में गमन करता है तो वो एक समान चाल से चलता है, यानी कितने चाल से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गमन करता है। तो जब ये प्रकाश किसी माध्यम में गुजरता है तो जो उस माध्यम का पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। यानी अगर यहां जैसे प्रिज्म है तो प्रिज्म यानी कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। तो निर्वात में तो प्रकाश समान चाल से चलता है, सभी में श्वेत प्रकाश यानी एक ही चाल से चलते हैं। जब वो माध्यम में ट्रेवल करता है तो माध्यम का यानी अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होने से उसकी चाल बदल जाती है। यहां ये भी समझ लीजिए कि लाल रंग की जो प्रकाश चाल है वो सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की कम होती है। तो यहां पर चित्र में देखें तो बैंगनी रंग का, इसलिए यानी बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यानी सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, यानी बैंगनी रंग का, और सबसे कम विचलन किसका हुआ, लाल रंग का विचलन होता है। और यहाँ ये क्यों, कारण है कि बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, सबसे ज्यादा, इसलिए जो ऊपर सबसे जो टॉप में प्राप्त होगा वो हमें कौन सा रंग मिलेगा, लाल रंग मिलेगा। और बीच में, हालांकि ये बीच वाला रंग हम येलो को मानते हैं, हालांकि बीच में है नहीं, लेकिन अगर मध्य रंग मानते हैं तो हम कौन से, पीले रंग को ही मानते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसके कारण और किस किस तरह से होता है। तो इस तरह से ये हमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
एक बार और सुन लीजिए, जब प्रकाश श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। ये घटना क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो प्रिज्म के केस में कांच का जो अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, जिससे प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बदल जाती है। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए उसका विचलन सबसे कम होता है। और इस तरह से हमें ये 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। अब इसी में हम पढ़ते हैं कोणीय परिक्षेपण। तो आप देखिए अब कोणीय परिक्षेपण क्या होता है। कोणीय परिक्षेपण, तो यहां देखिए मैंने एक चित्र बना रखा है। ये श्वेत प्रकाश है, तो इससे प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात एक ये मतलब लाल रंग का और बैंगनी रंग का, लाल रंग और बैंगनी रंग का मैंने विचलन इसमें चित्र में दिखाया है। तो कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? अगर ये देखिए निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है लाल रंग वाली और बैंगनी रंग वाली। वैसे हम किन्हीं 2 रंगों के लिए दे सकते हैं। तो किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच जो कोण बनता है उसे उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण यानी कोणीय परिक्षेपण थीटा कहते हैं। यानी किस तरह से देखिए, एक निर्गत किरण ये है, एक निर्गत किरण ये है। अगर इनको पीछे लाएंगे तो इनके बीच में जो कोण बनेगा, बीच में जो कोण बनेगा यानी ये वाला, इसको पीछे लाएंगे, इसको भी पीछे लाएंगे, तो ये जो कोण बना इसको हम कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो और लिख लें, यानी प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोण उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। तो कोणीय, अगर मान लीजिए इनके यानी बैंगनी रंग का विचलन कोण क्या है? डेल्टा बी, और लाल रंग का विचलन कोण है डेल्टा आर। ये इसका विचलन कोण डेल्टा आर लाल रंग के लिए और डेल्टा बी बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण हो, तो कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर क्या होगा? यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर 2 रंगों के निर्गत किरणों के बीच में बना कोण उन रंगों का कोणीय परिक्षेपण कहलाता है। तो अगर हम पतले प्रिज्म के केस में देखें, पतले प्रिज्म के लिए इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। पतले प्रिज्म के लिए यदि कांच के इनके अपवर्तनांक क्रम से मान लेंगे। बैंगनी रंग के लिए मान लीजिए क्या है? एन वी तथा अपवर्तनांक जाने दो क्रमशः एन वी तथा एन आर हो, तो हम जानते हैं कि डेल्टा वी बराबर क्या होगा? एन वी माइनस 1 इंटू ए हमारा क्या है? प्रिज्म कोण है। कहीं लिख दूंगा ए प्रिज्म कोण, ये है हमारा प्रिज्म कोण। या देख लीजिए, अगर कोई चीज मैं छोड़ देता हूं तो उसको बोल रहा हूं, उससे आप लिख ले। डेल्टा वी बैंगनी रंग का विचलन कोण, डेल्टा आर लाल रंग का विचलन कोण, और एन वी यानी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक और बैंगनी रंग का कांच का अपवर्तनांक, और एन आर लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक। तो डेल्टा बी बराबर हो गया एन वी माइनस 1 इंटू ए, तथा डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा? एन आर माइनस 1 इंटू ए। अब हमें कोणीय परिक्षेपण थीटा निकाले, तो थीटा बराबर क्या होगा? थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। इनकी वैल्यू लगा दें, यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर इनकी वैल्यू लगाएं तो क्या मिलेगा? एन वी माइनस 1 इंटू ए माइनस एन आर माइनस 1 इंटू ए। इसको थोड़ा सॉल्व कर दें तो देखो एन वी
एन वी, इसको गुणा कर लीजिए, चलिए तो आपको इजी हो जाएगा, एन वी इंटू ए माइनस एन आर ए माइनस ए। तो इसको और आगे सॉल्व करें तो देखो कितना मिलेगा, एन वी ए माइनस एन आर ए प्लस ए। तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब एन वी ए माइनस एन आर ए, तो ए इसमें से कॉमन ले लूंगा, तो कोणीय परिक्षेपण क्या प्राप्त होगा, कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो ये हमें कोणीय परिक्षेपण का सूत्र प्राप्त हो गया। तो इसमें जो सिंबल है थीटा हमारा क्या है, कोणीय परिक्षेपण है, एन वी बैंगनी रंग का अपवर्तनांक है, एन आर लाल रंग के लिए अपवर्तनांक है, ए हमारा प्रिज्म कोण है। और तो प्रिज्म इसकी यानी डेफिनेशन वो क्या हो गई मैंने बोल दी है, एक बार चाहे तो और सुन लें। निर्गत किरणों के बीच में जो कोण बनता है वो उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण भी कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए प्राप्त होता है। तो अब समझते हैं हम वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो अब हम समझेंगे यानी प्रकाश की वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है। तो देखिए, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से गुजरता है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी रंग और लाल रंग के मध्य उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, यानी बैंगनी रंग और लाल रंग के मध्य उत्पन्न कोणीय विक्षेपण यानी थीटा, और मध्य रंग पीले रंग का विचलन कोण का जो अनुपात होता है उसे हम पदार्थ के प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसको एक बार और सुन लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से, पतला प्रिज्म में आप जानते ही हैं, मैंने बताया था कि इसका जो प्रिज्म कोण है वो कितना होगा, 5 डिग्री, तो वो पतला प्रिज्म कहलाएगा। तो जब श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से गुजरता है, तो जब पतले प्रिज्म से गुजरेगा तो ये निर्गत किरणें कौन सी, बैंगनी रंग वाली और लाल रंग वाली, इनका जो विचलन कोण है थीटा, और इनके मध्य रंग पीला, इनका जो कोणीय विक्षेपण है थीटा, और इनका कौन सा, पीले रंग का जो विचलन कोण है डेल्टा वाई, इनमें जो अनुपात होता है उसे हम प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए ध्यान से कि जब श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से गुजरता है, क्या लिखना है, ये दो कोणों का अनुपात है। हमें ध्यान ये रखना है किस किस कोण का अनुपात है, किस किस कोण का अनुपात है। एक तो ये कोणीय विक्षेपण थीटा दो रंगों का, यानी बैंगनी और लाल रंग का कोणीय विक्षेपण थीटा, और इनके मध्य रंग पीला, उसका विचलन कोण का अनुपात है, वो हमारा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, जब श्वेत प्रकाश किसी पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी रंग और लाल रंग के मध्य उत्पन्न कोणीय विक्षेपण थीटा तथा पीले रंग का विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। और इसको हम एक ग्रीक वर्ड ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा परिभाषा आप लिख लेना। अगर यदि इनके अपवर्तनांक, इसके फॉर्मूला निकाल लेते हैं, यदि एन वी एन आर तथा एन वाई क्रमशः बैंगनी लाल व पीले रंग के अपवर्तनांक हों तो कोणीय विक्षेपण यानी थीटा बराबर क्या होता है हम जानते हैं, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। तो इसको मैं लिख देता हूं, तो ये मिल जाएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए
ये श्वेत प्रकाश है, इंटू ए, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 1। अच्छा, अब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया हमारा कोणीय विक्षेपण। अब निकालेंगे पीले रंग का विचलन कोण। पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन कोण यानी कौन सा? पीले रंग का विचलन कोण डेल्टा वाई। डेल्टा वाई बराबर फॉर्मूले से हम जानते ही है क्या होगा, एन वाई माइनस 1 इंटू ए। ये समीकरण हो गया 2। तो अब हम निकाले वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी W। या स्पेस कम है तो मैं वर्ण विक्षेपण क्षमता में लग के इसका केवल सिंबल लिख देता हूं। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता यानी W बराबर क्या होगी, इसका और इसका अनुपात, तो ये अपॉन ये, तो कितना आएगा, यानी NV माइनस NR इंटू ए अपॉन NY माइनस 1 इंटू ए। इसमें क्या होगा, ए से कट जाएगा, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या मिलेगा, फॉर्मूला मिलेगा वर्ण विक्षेपण क्षमता W बराबर NV माइनस NR अपॉन NY माइनस 1। ये हमें वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। यहां पर इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये दो कोणों का अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं है तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। और कैसे राशि कैसी है, ये अदिश राशि है, ये विमाहीन अदिश राशि है, विमाहीन अदिश राशि, विमाहीन अदिश राशि, विमाहीन अदिश राशि। तो ये हुई हमारी छात्रों, यानी वर्ण, यानी हमने पढ़ा प्रकाश का विक्षेपण, परिक्षेपण, उनमें कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण के बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश का प्रकीर्णन। इसको नोट करिए। अब हम समझते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये बहुत ही मतलब छोटा और बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकीर्णन माने होता है फैलना, किसी पर टकरा कर फैलना, मतलब किसी चीज पे कोई बस टकरा करके अगर वो फैल जाती है तो वो हम प्रकीर्णन कहते हैं। यही केस होता है प्रकाश के केस में। हम जानते हैं कि जब प्रकाश सूर्य से जब आता है, सूर्य से जब कहां पर आता है, पृथ्वी पर आता है, तो जब सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य से पृथ्वी पर आएगा तो उसको जो 200 मील का जो वायुमंडल है वो उसको पार करना पड़ता है, तब वो पृथ्वी पर पहुंचता है। ये बात हम जानते हैं। तो वायुमंडल में जैसे धूल के कण है, जैसे धुएं के कण है, जैसे जल वाष्प है, या बहुत सारी गैस हैं, उनसे क्या करता है, उनके कण और अणुओं से प्रकाश क्या करता है, टकराता है। प्रकाश टकराएगा, लेकिन उन कणों से टकराएगा जिनका तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होता है। ध्यान रख देना आप। तो यानी प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो उसमें जो वायुमंडल के कण है, ठीक है, जैसे धूल के कण है, धुएं के कण है, या गैस है, या मान लो जलवाष्प है, तो उनसे जब वो टकराता है तो टकराएगा किनसे, जिनकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होगी। उनसे जब वो टकराता है तो टकरा करके वो कण क्या कर लेते हैं, उस प्रकाश को अवशोषण कर लेते हैं, और अवशोषण करके दूसरे कणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, दूसरे कणों को वो ट्रांसफर कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन और खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। जब प्रकाश यानी सूर्य से चलता है तो 200 मील का जो वायुमंडल है उन कणों से टकराता है जिनका तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होता है। उनसे जब वो टकराता है तो टकरा करके क्या करता है, टकरा करके वो जिन कणों से टकराया वो कण उस दूसरे कणों पर क्या कर देते, उसको फैला देते हैं। तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चाहे तो आप इस घटना को एक उदाहरण से मैं और दे देता हूं, उससे आप समझ सकते हैं। जैसे हम तालाब में कोई पत्थर डालते हैं, मान लो तालाब का शांत पानी है, तालाब का ये शांत पानी है, और इसमें हम डाल दें एक पत्थर, तो जिस स्थान पर पत्थर गिरेगा,
जिस स्थान पर पत्थर गिरेगा उस स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत यहाँ के जो कण हैं जिस स्थान के, यानी पत्थर ने ऊर्जा कणों को देगी, वो ऊर्जा क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं और पूरी सतह पर क्या करते हैं, वो कंपन करते 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 किनारे पर पूरे तालाब में फैल जाते हैं। यही प्रक्रिया प्रकाश के स्कैटरिंग में, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन में अपनाई जाती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। कैसे कि जब प्रकाश का कण वायुमंडल के कण से टकराता है तो वो उसको क्या देता है, उसको ऊर्जा देता है। वो ऊर्जा वो अपने क्या कर लेता है, उसके कण या अणु कंपन करने लगते हैं। वो उस ऊर्जा को दूसरे कणों को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरों कणों को कर देते हैं, जिससे वो प्रकाश पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। तो ये हुआ हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां आपको एक दो बात विशेष तौर से समझ लेनी है। पहली बात तो यह है कि जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है, यानी जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है, जैसे बैंगनी रंग, जैसे नीला रंग, उन रंगों का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होगा, जैसे बैंगनी रंग या मान लो नीला रंग, उनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और लाल रंग, ध्यान देना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस बात को फिर बोल रहा हूं मैं कि जिन रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जैसे बैंगनी रंग और नीला रंग, उनका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ये हुआ हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित तो कुछ घटनाएं हैं जिन्हें हम रोजाना देखते हैं, उनके बारे में तो हमें और थोड़ी चर्चा करनी है। जैसे सबसे इसमें इंपोर्टेंट है कि उगता हुआ सूरज या छिपता हुआ सूरज हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों? ये कंपटीशन एग्जाम में भी और हमारे बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। बहुत इन सबके पीछे खतरे के सिग्नल लाल दिखाई देते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इन सब घटनाओं में क्या है, प्रकाश का जिम्मेदार कौन है, प्रकाश की कौन सी घटना, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये सारे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होते हैं। इनकी मैं थोड़ी सी चर्चा और कर देता हूं। जैसे सूर्य में उगते हुए छिपते हुए लाल हमें क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य उगता है या छिपता है तो उसकी स्थिति कुछ इस तरह की होती है। जैसे ये मान लो पृथ्वी की सतह, तो इसके यानी थोड़ा सा ही ऊपर सूर्य रहता है, यानी इसको सूर्य की और पृथ्वी की दूरी उस समय बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है, ज्यादा है तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, सारे रंग उसमें से फैल जाएंगे। अब बचेगा कौन सा, जो नहीं फैलेगा। कौन सा नहीं फैलेगा, लाल रंग। क्यों नहीं फैलेगा, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हमें वो कैसा दिखाई देता है, सूर्य उगते हुए कैसा या छिपते हुए कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्योंकि उस समय दूरी उसकी पृथ्वी से उसकी सूर्य की दूरी उस समय बहुत ज्यादा रहती है। और दिन के टाइम क्या होता है, दिन के समय सूर्य की स्थिति ये हो जाती है, ये दूरी में लगभग 50 गुना अंतर रहता है, 50 गुना। ये इस समय सूर्य सुबह और शाम 50 गुनी दूरी पर ज्यादा रहता है, और दोपहर के समय ठीक इसके ऊपर आ जाता है। तो क्या करता है, क्या उसका बहुत आंशिक प्रकीर्णन होता है, दूरी बहुत कम होने के कारण, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम यानी ना के बराबर होता है, इसलिए हमें सफेद या हल्का पीला सा दिखाई देता है। तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, और सब रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है सुबह और शाम को, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, उसका प्रकीर्णन हो नहीं पाता, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। यही कारण है खतरे का जो सिग्नल बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है, उसका प्रकीर्णन होगा नहीं, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो वो दूर से ही दिखाई देगा, बाकी सारे रंगों के प्रकीर्णन हो जाएंगे। इसमें एक उदाहरण और समझेंगे कि आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। तो आकाश नीले रंग का दिखाई क्यों देता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश वहां से गुजरता है तो उसमें से नीला रंग या मान लो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो वो उसमें आकाश में सारे में क्या करता है, फैल जाता है। अब यहां बात उठती है भाई बैंगनी रंग भी तो फैलता है, लेकिन बैंगनी रंग के फैलने की, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन नीले रंग के प्रकीर्णन की अपेक्षा 10 गुना कम है,
यानी नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी रंग से 10 गुना ज्यादा है, उसकी तीव्रता 10 गुनी ज्यादा होती है, इसलिए नीले रंग की, इसलिए नीला रंग। और दूसरा ये भी है कि सूर्य के प्रकाश में यानी जो परसेंटेज है, प्रतिशत मात्रा है, वो नीले रंग की ज्यादा है, और नीले रंग की तीव्रता बैंगनी रंग की तीव्रता से 10 गुनी ज्यादा होती है, इसलिए वो नीला रंग हमको दिखाई देता है। और नीले रंग की आंख के लिए सुग्राह्यता क्या है, आंख के लिए नीला रंग सुग्राही होता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पे वायुमंडल न हो तो वहां किसी रंग का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश हमें कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देता है। जैसे अंतरिक्ष में जो आते चले जाते हैं उससे हमें आकाश काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, यहाँ पर कोई वायुमंडल है नहीं, तो वहां पर काला दिखाई देता है। तो ये कुछ चर्चा करी मैंने, आकाश का नीला दिखाई देना, खतरे की सिग्नल लाल दिखाई देना, उगता हुआ छिपता सूरज लाल दिखाई देना और प्रकाश का प्रकीर्णन, इन सब बातों को हम याद रखेंगे। धन्यवाद।